हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं मानवकृत रेशा मैनमेड फाइबर रेयॉन के बारे में, किस तरह से इसका निर्माण होता है और इसकी क्या विशेषताएं हैं। रेयॉन के रेशे को 19th सेंचुरी में खोजा गया था और इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम, क्योंकि ये रेशम के समान ही चमकीला होता है या उससे भी ज़्यादा चमक लिए हुए होता है। असल में रेशम का रेशा क्योंकि बहुत महंगा होता है, इसीलिए वैज्ञानिकों ने ये सोचा कि क्यों ना हम कोई इस तरह का रेशा बनाएं जो रेशम के जैसा ही दिखाई देता हो लेकिन सस्ता हो। तो इस प्रक्रिया के चलते, इस खोज के चलते रेयॉन के रेशे की खोज की गई। रेयॉन इसके नाम से स्पष्ट है, रे ऑन। इसका मतलब बहुत ज़्यादा किरणों को चमकाने वाला या चमकने वाला। रेयॉन का रेशा रेशम के समान ही चिकना, चमकीला, कोमल और सुंदर होता है, लेकिन इसमें कुछ कमियां भी हैं। इसमें प्रत्यास्थता नहीं होती, मजबूती नहीं होती, कोहेसिवनेस की भी कमी होती है, प्रतिस्कंदता की भी कमी होती है। तो इसमें कुछ कमियां ज़रूर रहती हैं। ये एक मानवकृत रीजनरेटेड सेल्यूलोज रेशा है। इसका मतलब इसका निर्माण मानव के द्वारा ही किया जाता है और इसे प्राकृतिक पदार्थों से, सेल्यूलोजिक पदार्थों से रीजनरेट करके बनाया जाता है। इस रेशे के लिए या इस रेशे को बनाने के लिए सबसे पहले 19वीं शताब्दी में खोज की गई थी और काउंट हिलेरे डी कार्डोनेट ने इसको खोजा था, इसीलिए उन्हें फादर ऑफ रेयॉन कहा जाता है। सबसे पहले रेयॉन की कई वैरायटीज़ तैयार की गई थी, जिसमें नाइट्रोसेल्यूलोज रेयॉन, क्यूप्रामोनियम रेयॉन और विस्कस रेयॉन प्रमुख हैं। वर्तमान समय में विस्कस रेयॉन का प्रयोग ही सबसे ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे गुणों वाला होता है। इसमें लचीलापन और कोमलता बहुत अच्छी होती है। इसकी ड्रेपेबिलिटी बहुत अनोखी होती है, बहुत अच्छी होती है और इससे विशेष अवसरों पर पहनने वाले परिधान बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं विस्कस रेयॉन के निर्माण की प्रक्रिया। विस्कस रेयॉन के निर्माण के लिए जो विधि है, उस विधि को सबसे पहले इंग्लैंड के 3 वैज्ञानिकों ने खोजा था। इनके नाम थे क्रॉस, बेवन और पेडल। इन्होंने ये कम कीमत पर अच्छे गुणों वाला रेशा विकसित किया। इस रेशे की खास बात यह है कि ये बिल्कुल प्राकृतिक सेल्यूलोजिक पदार्थों से बना होता है। इसमें सबसे पहले लकड़ी, बांस की लुगदी और कपास की पट्टियों को सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डुबोया जाता है और उसके बाद में इससे जो क्षारीय सेल्यूलोज बनता है, उस क्षारीय सेल्यूलोज को 3-4 दिन के लिए नियंत्रित ताप और दाब पर रखा जाता है। फिर इसमें कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड किया जाता है। कार्बन डाइसल्फाइड को ऐड करने से ज़ैंथेट सेल्यूलोज प्राप्त होता है। अब इस ज़ैंथेट सेल्यूलोज को सोडियम हाइड्रोक्साइड के हल्के घोल के अंदर डुबो लिया जाता है या उसमें घोल दिया जाता है, जिससे गाढ़ा पॉलीमर घोल बनता है। इस गाढ़े पॉलीमर घोल को स्पिन रेट से गुजारते हैं और फिर खींच करके रेयॉन फिलामेंट्स प्राप्त कर लिए जाते हैं, जिन्हें खींच करके रील पर या बॉबिन पर लपेट दिया जाता है। स्पिन रेट किसी भी तरह के मानवकृत या संश्लेषित रेशों को बनाने के लिए, फिलामेंट्स को प्राप्त करने के लिए एक उपकरण है जो बहुत ही महंगी धातु प्लेटिनम से बना होता है। इसकी संरचना को आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे गेहूँ छानने की छलनी होती है गोल छेद वाली, उस तरह की एक छलनी है जिसके ऊपर पॉलीमर घोल डाल दिया जाता है और फिर उसमें से, या सेवई बनाने की मशीन होती है तो उसमें से खींच करके, जैसे सेवैयाँ निकलती हैं
तो उस तरह की चीज़ ये है। और इसमें जितनी मोटाई और लंबाई हमें रेशों की प्राप्त करनी है, फिलामेंट्स की प्राप्त करनी है, उतनी हम ले सकते हैं। छेद की मोटाई को भी, जो छेदों का आकार है उनको बढ़ाया या घटाया जा सकता है, और पॉलीमर घोल को खींचने की स्पीड भी काफ़ी इसको प्रभावित करती है। तो इस प्रकार से केमिकल रिएक्शन हो जाता है कि लकड़ी या सेल्यूलोजिक मटेरियल को क्षार में डुबो करके क्षारीय सेल्यूलोज प्राप्त करते हैं, उसको कार्बन डाइसल्फाइड से क्रिया करवा के ज़ैंथेट सेल्यूलोज बनता है। ज़ैंथेट सेल्यूलोज को फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं, जिससे हमें रेयॉन का पॉलीमर प्राप्त होता है, और इस पॉलीमर को स्पिन रेट से गुजार करके खींच करके रेयॉन के फिलामेंट्स प्राप्त कर लिए जाते हैं। ये फिलामेंट्स अम्लीय माध्यम में इकट्ठे करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है चमक कम करना या डीलस्चरिंग। अभी हमने ये पढ़ा कि रेयॉन का रेशा बहुत अधिक चमकीला होता है, तो किसी भी विधि से बनाया जाए ये रेशा इतना चमकीला होता है कि वो आँखों को देखने में अच्छा नहीं लगता। इसीलिए रेयॉन के रेशे की चमक कम करने के लिए, या इसकी चमक आँखों में नहीं चुभे, इसके लिए कुछ पदार्थों को इसके पॉलीमर घोल में मिलाया जाता है, जैसे टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पैराफिन, तेल, मोम, इस तरह की चीज़ों को इसके घोल में मिला दिया जाता है। और उसके बाद इनके क्योंकि बबल्स बन जाते हैं, बुलबुले बन जाते हैं, जिसकी वजह से प्रकाश का परावर्तन अलग अलग दिशाओं में होने लग जाता है और एक साथ ये चमक आँखों को नहीं चुभती है। तो ये सेकंड स्टेप होता है। तीसरा स्टेप है कताई या स्पिनिंग। रेयॉन के फिलामेंट्स को स्पिन रेट से जब निकालते हैं तो जितनी हमें लंबाई की आवश्यकता है उतने लंबे रेशे प्राप्त कर लिए जाते हैं, और फिर उनको वीविंग, उनसे धागे बनाए जाते हैं स्पिनिंग के द्वारा। इसकी स्पिनिंग प्रक्रिया बिल्कुल जटिल नहीं है, क्योंकि लंबे लंबे रेशे हमारे पास हैं, लंबे लंबे फिलामेंट्स हमारे पास हैं। तो इनसे 3 तरह के धागे प्रमुख रूप से बनाए जाते हैं। पहला है इकहरा धागा या मोनोफिलामेंट यार्न। मोनोफिलामेंट यार्न, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें एक ही धागे को प्रयोग में एक ही रेशे से या फिलामेंट से धागा बनाया जाता है। ये धागा बहुत ही मजबूत, लचीला और तनाव सामर्थ्य जिसकी अधिक हो, इस तरह का रेशा बनाया जाता, फिलामेंट बनाया जाता है, और उस फिलामेंट को आवश्यकता अनुसार अपने आप ही ट्विस्टिंग दी जाती है। दूसरा है बहुरेशीय धागा या मल्टीफिलामेंट यार्न। बहुरेशीय धागे के बनाने के लिए 2 या 2 से ज़्यादा फिलामेंट्स को एक दूसरे के साथ में ट्विस्टिंग कर देते हैं। इससे सिंगल यार्न्स भी बनाए जा सकते हैं, प्लाई यार्न्स भी बनाए जा सकते हैं। तो इनको आपस में ट्विस्टिंग कर दी जाती है। तो कई बार 2 सिंगल यार्न्स को आपस में ट्विस्ट करवा देते हैं, तो उससे 2 रेशीय धागा बन जाता है। फिर ऐसे ही 2 रेशीय धागों को लेकर के उनसे 4 रेशीय धागा, 8 रेशीय धागा, इस तरह से इसके मल्टीपल्स बनाए जा सकते हैं। तीसरी कैटेगरी इसमें आती है कता हुआ धागा या स्पन यार्न। वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया में, धागा निर्माण की प्रक्रिया में रेशे और धागे टूट जाते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। जो कंटिन्यूअस फिलामेंट है वो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। इन टुकड़ों को आपस में, जैसे हम प्राकृतिक रेशों से धागा बनाते हैं कताई करके, उसी तरह की प्रक्रिया को फॉलो करके कार्डिंग, कॉम्बिंग, रोविंग और फिर स्पिनिंग, इस प्रक्रिया के द्वारा स्पन यार्न बनाते हैं या कते हुए धागे बनाते हैं। इनके गुण हालांकि कंटिन्यूअस फिलामेंट यार्न से बने हुए धागों की अपेक्षा उतने अच्छे नहीं होते, तुलनात्मक रूप से ये थोड़े घटिया क्वालिटी के होते हैं। नेक्स्ट स्टेप है वीविंग। रेयॉन का फिलामेंट बहुत अच्छा, जो भी धागा बनता है बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है, चिकना, चमकीला, लंबा, मजबूत, और इसकी घर्षण प्रतिरोधक क्षमता और मजबूती भी अच्छी होती है। तो इसलिए इससे वीविंग के द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है रंगाई। रेयॉन के फिलामेंट्स को रंगने का एक तरीका है, जितने भी सिंथेटिक या मैनमेड फाइबर्स हैं उन सबको रंगने के लिए
बाद में प्रोसेस नहीं होता, बल्कि जब पॉलीमर घोल को स्पिन रेट से गुजारते हैं उसी समय पर जब हम डीलस्टरिंग एजेंट्स यानी चमक कम करने वाले पदार्थ मिलाते हैं, उसी समय पर पिगमेंट डाइज़ को या डाई के जो भी पिगमेंट्स हैं जिस भी कलर या शेड में हमें चाहिए उनको पॉलीमर घोल में मिला दिया जाता है। जब ये पॉलीमर घोल में अच्छे से मिक्स हो जाते हैं उसके बाद ही उस घोल को स्पिन रेट से गुजारते हैं। तो इस वजह से सारे फिलामेंट्स बहुत अच्छे तरीके से रंगे हुए होते हैं, अंदर तक रंगे हुए होते हैं और कलर हमेशा एकदम फास्ट रहते हैं, बिल्कुल पक्के रंग होते हैं जो कभी भी हटते नहीं हैं। लास्ट स्टेप है परिसज्जाएं या फिनिशिंग। रेयॉन में बहुत सारी वैरायटी लाने के लिए बहुत सारी तरह की परिसज्जाओं का उपयोग किया जा सकता है। जैसे इसकी सतह को चिकना करने के लिए कैलेंडरिंग की जा सकती है, इसको सजावटी प्रभाव देने के लिए डेकोरेटिव इफ़ेक्ट के लिए इस पर एम्बोजिंग की जा सकती है। इसके साथ ही ये सिकुड़ने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है इसमें, तो सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा, सलवट रोधी परिसज्जा, जल रोधी परिसज्जा आदि का प्रयोग भी इन पर किया जाता है। रेयॉन के रेशे की जो विशेषताएं हैं या गुण हैं उनको हम दो ग्रुप्स में पढ़ सकते हैं। पहला है भौतिक विशेषताएं। तो रेयॉन के रेशे का जो संगठन होता है वो किसी भी विधि से तैयार किया गया हो, क्योंकि इसका रॉ मटेरियल कपास की पट्टियाँ, बांस की लुगदी और लकड़ी है, ये सभी सेल्यूलोजिक मटेरियल हैं, इसीलिए इसके संगठन में सेल्यूलोज प्रमुखतः होता है। सूक्ष्मदर्शीय संरचना को अगर हम देखते हैं तो ये चमकदार धारियों वाली छड़ जैसा दिखाई देता है। ऐसे लगता है कि कांच की छड़ है, लेकिन कहीं कहीं पर घिसी हुई है, दांतेदार और किनारे वाली है। इस तरह की छड़ दिखाई देती है और बीच बीच में धब्बे नज़र आते हैं। लंबाई और व्यास या मोटाई, ये ऐसे गुण हैं जो किसी भी मानवकृत रेशे के लिए या संश्लेषित रेशे के लिए जिनको हम स्पिन रेट से पास कर रहे हैं, तो ये हम अपनी आवश्यकता के अनुसार ही लंबाई और व्यास को निर्धारित कर सकते हैं। हमें जितना लंबा रेशा चाहिए उतना लंबा हम स्पिन रेट से बना सकते हैं। और मोटाई के बारे में भी अभी मैंने बताया था कि जितना हमें मोटा चाहिए उसके हिसाब से हम स्पिन रेट का छेद निर्धारित कर लेते हैं, और ज़्यादा मोटा चाहिए तो कम तीव्रता से पॉलीमर घोल को उसमें से पास करते हैं, और अगर पतला चाहिए तो ज़्यादा तेज़ी से पॉलीमर घोल को पास करते हैं, साथ ही उसको खींच भी लेते हैं। तो खींचने से वो अपनी जो मोटाई है उसकी वो 7-8 गुना तक कम भी कर ली जाती है। नेक्स्ट है मजबूती। रेयॉन का रेशा ऊन की अपेक्षा तो अधिक मजबूत होता है, लेकिन सिल्क की अपेक्षा काफ़ी कम मजबूत होता है। सूखी अवस्था में मजबूत रहता है, लेकिन भीगने पर ये बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं। इसीलिए इनको रगड़ करके बिल्कुल नहीं धोना चाहिए, पानी में डुबो करके भी नहीं रखना चाहिए, और कोशिश करनी चाहिए कि जहाँ तक संभव हो इन्हें ड्राई क्लीन करवा लिया जाए। चमक, रेयॉन के रेशे में बहुत ज़्यादा चमक होती है, और अभी हमने पढ़ा था चमक कम करने के लिए टाइटेनियम डाइऑक्साइड, पैराफिन, मोम, वसा और लवणीय तेलों का प्रयोग किया जाता है, जिनके बुलबुलों से ये चमक थोड़ी सी कम हो जाती है और आँखों को चुभती नहीं है। रेयॉन के रेशे का रंग सामान्यतः सफ़ेद होता है, लेकिन हमें जैसा भी रंग चाहिए वो हम इसके पॉलीमर घोल में डाल करके, पिगमेंट्स को डाल करके रंग प्राप्त कर सकते हैं। ओरिजिनली इसका कलर सफ़ेद होता है। प्रत्यास्थता या इलास्टिसिटी बहुत अच्छी होती है इसमें। जब इनको हम बनाते हैं उसी समय पर खींच करके काफ़ी लंबा कर लिया जाता है, और इसी वजह से और इसके साथ साथ इनकी प्रतिस्कंदता भी अच्छी होती है। हालांकि ऊन और रेशम से कम होती है, लेकिन काफ़ी ठीक होती है। तो इसलिए जब हम इनको मोड़ते हैं तो मोड़ने पर या दबाने पर दब जाते हैं, और फिर प्रेशर हटाते ही अपने ओरिजिनल वॉल्यूम को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन प्रतिस्कंदता ठीक होने के बावजूद इनमें एक अवगुण है, और वो है सलवट प्रतिरोधकता। इनमें सलवटें अगर एक बार पड़ जाएं तो बहुत जल्दी से पड़ जाती हैं और फिर जल्दी से हटती नहीं हैं।
ये इसका एक अवगुण है। ताप और विद्युत संवाहकता, ये कुचालक होते हैं, ताप के भी और विद्युत के भी, और इसीलिए शरीर पर जब हम इनको पहनते हैं तो अगर स्थिर विद्युत आवेश बन गए हैं तो ये हमारे शरीर को चिपकते हैं। रगड़ तथा घर्षण का प्रभाव, ये रेशे बहुत मजबूत नहीं होते, इसीलिए जब अगर इनको बार बार रगड़ा जाए या इन पर किसी तरह का घर्षण हो तो उस स्थिति में इनका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। रेशे कमज़ोर हो जाते हैं, उनकी चमक भी कम हो जाती है, इसीलिए इनको धोते समय रगड़ना नहीं चाहिए क्योंकि इससे इनका शेप भी खराब हो सकता है। संकुचन बहुत ज़्यादा होता है, ये इसका एक बहुत बड़ा अवगुण है कि जब हम इनको धोते हैं तो ये काफ़ी सिकुड़ जाते हैं, अपने ओरिजिनल जो इनका साइज़ है उससे काफ़ी कम हो जाते हैं, और इसीलिए इनको बनाते समय इस पर सिकुड़न अवरोधी परिसज्जा का प्रयोग किया जाता है। सफाई और धुलाई, रेयॉन की सतह काफ़ी चिकनी और चमकदार होती है, इसीलिए इस पर से धूल कण, गंदगी ये सभी फिसल जाते हैं, मिट्टी इसमें जल्दी से चिपकती नहीं है और इसीलिए कपड़ा जल्दी से गंदा नहीं होता। लेकिन धुलाई करते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि एक तो ये मजबूती इनकी कम है, दूसरा पानी में भीगने पर ये और भी ज़्यादा वीक हो जाते हैं और रगड़ना तो इनके लिए बहुत ही हानिकारक है। इसकी वजह से फिलामेंट्स कट फट जाते हैं या टूट जाते हैं, इसीलिए वस्त्र खराब हो सकता है। तो इन्हें बहुत केयरफुली धोना चाहिए, हल्के हाथों से दबा करके धोना चाहिए, रगड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहिए और कस कर के निचोड़ना भी नहीं चाहिए। इनको मृदु साबुन में या उदासीन साबुन में धोना चाहिए और ड्राई क्लीनिंग करना ज़्यादा बेहतर होता है इसके लिए। नेक्स्ट है धूप और प्रकाश का प्रभाव। लंबे समय तक अगर हम इनको धूप में और प्रकाश में रखते हैं तो इनके रेशे निर्बल होकर के नष्ट हो जाते हैं, लेकिन रंग और चमक वैसे के वैसे बने रहते हैं। और इसीलिए क्योंकि रेशे पर भी बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता तो इसीलिए इनको पर्दों के लिए बहुत ज़्यादा काम में लिया जाता है। फफूंदी और कीड़े का प्रभाव, ये वस्त्र अगर इन पर कलफ लगा हुआ है या नहीं भी लगा है तो क्योंकि सेल्यूलोजिक हैं तो इसलिए फफूंदी इन पर बहुत जल्दी लग सकती है, विशेष रूप से अगर नमी युक्त स्थान पर इनको रखा जाए या हल्का गीली अवस्था में छोड़ दिया जाए। नम अवस्था में अगर इन पर रखा जाए तो फफूंदी तो हो जाती है, लेकिन कीड़ों का कोई हानिकारक प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। आर्द्रता, प्रतिधारण और अवशोषकता इसकी बहुत अच्छी है। कपास की तरह ही ये शरीर के पसीने को बहुत अच्छे तरीके से सोख लेते हैं। विस्कोस रेयॉन में विशेष रूप से पानी को धारण करने की क्षमता बहुत अच्छी है, इसीलिए गर्मी के दिनों में इनका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है विस्कस रेयॉन का। सूखे ताप का प्रभाव एवं दाह्यता, जब हम इनको प्रेस करते हैं उस समय पर सूखे ताप का इफ़ेक्ट देखने में आता है। कम गर्म ताप पर या कम ताप पर इनको प्रेस किया जाए तो अच्छा इफ़ेक्ट रहता है, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो इनकी रचना चपटी हो जाती है, साथ साथ ही इनमें अजीब सी चमक उत्पन्न हो जाती है जो आँखों को बहुत ही ख़राब लगती है। अगर बहुत ज़्यादा ताप बढ़ा दिया जाए तो ये झुलस जाते हैं और रेशे बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं, कलर भी ख़राब हो जाता है। अगर इनको आग में ले जाया जाए तो ये बहुत जल्दी से जल जाते हैं। अब क्योंकि सेल्यूलोज से बना है तो आग को तुरंत ही कैच कर लेता है, लौ के साथ में जलता है और इनके किनारों पर हार्ड बीड जैसी संरचनाएं या कड़े मोती जैसी दाने जैसी संरचनाएं इकट्ठा हो जाती हैं। ये सभी रेयॉन की भौतिक विशेषताएं हैं। अब हम पढ़ते हैं रेयॉन की रासायनिक विशेषताओं के बारे में। सांद्र और शक्तिशाली खनिज अम्ल के ठंडे और गर्म दोनों ही तरह के घोल, खनिज अम्ल के दोनों तरह के घोल इस रेशे को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। कार्बनिक अम्लों का भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ ही अम्ल हैं
जिनका इस पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता। क्षार का प्रभाव, तीव्र शक्तिशाली जो भी क्षार होते हैं वो इन रेशों को नष्ट कर देते हैं। कड़े साबुन इनकी चमक खराब कर देते हैं, जैसे अमोनिया, बोरेक्स या इस तरह की चीज़ें। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं क्योंकि एल्कली, तो ये इसकी चमक को कम कर देते हैं। इसीलिए इनको धोते समय सॉफ्ट और माइल्ड डिटर्जेंट का प्रयोग करना चाहिए। विरंजक या ब्लीच का प्रभाव, सूती वस्त्रों के समान ही इनमें भी हल्के और मृदु ब्लीच का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि स्ट्रॉन्ग ब्लीच इसको ख़राब कर देते हैं, कलर को भी और रेशे को भी कमज़ोर बना देते हैं। तो जो ब्लीच इस पर यूज़ हो सकते हैं वो हैं सोडियम हाइपोक्लोराइट और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्यूप्रामोनियम और विस्कस रेयॉन को रंगने के लिए बहुत अच्छा इनका इफ़ेक्ट रहता है कलर्स का। सभी तरह के रंग इन पर चढ़ते हैं, पक्के चढ़ते हैं, बहुत सारे अच्छे अच्छे शेड्स बनाए जा सकते हैं। और सबसे ख़ास बात यह है कि इसका जो कलर है, किसी भी तरह के डाई से हम या पिगमेंट से इसको कलर कर सकते हैं और रंग कभी भी निकलते नहीं हैं, बहुत पक्के होते हैं। उनकी फास्टनेस धूप, धुलाई, प्रकाश, पसीने और वातावरणीय हवा के संपर्क में भी अप्रभावित रहते हैं, उन पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। आप कितना भी धो दें और कितना भी धूप में इनको सुखा दें, प्रेस कर लें, इनके कलर खराब नहीं होते हैं। पसीने का प्रभाव, पसीने को सोखने की बहुत अच्छी शक्ति है क्योंकि इनकी अवशोषण क्षमता बहुत अच्छी होती है और किसी भी प्रकार के पसीने से इनका कोई बुरा प्रभाव इन पर नहीं पड़ता, जैसे इनके रंग, गुण, मजबूती, चमक, ये सभी अप्रभावित रहती हैं। तो रेयॉन एक ऐसा रेशा है जो मानवकृत रेशा है, जिसको प्राकृतिक पदार्थों से रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य ने बनाया है और ये रेशम का एक बहुत अच्छा विकल्प साबित हुआ है। लगातार इस रेशे के ऊपर खोज की जा रही है। सेल्यूलोजिक रेशा है, इसलिए इसमें कपास की तरह बहुत अच्छे गुण भी होते हैं, लेकिन कुछ कमियां भी हैं जिनको परिचर्याओं के माध्यम से दूर किया जा सकता है और कम कीमत पर अच्छी क्वालिटी के, अच्छे दिखाई देने वाले, सुंदर, आकर्षक, मुलायम और चमकदार वस्त्रों का निर्माण रेयॉन के द्वारा किया जा सकता है।